नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। 2022 के चुनाव से पहले अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और देश के सबसे बड़े राज्य की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में जनसंख्या नीति से लेकर धर्मांतरण और आतंकी साजिश तक के मुद्दे पर बात की। साथ ही अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता जरूरी है और हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहिए। आपकी सरकार पर आरोप यह लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है। एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली देखिए दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब मां के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी है पूरी साइंटिफिक रीजन पर लॉजिक दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, लीचेज डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मृत कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। टाइमिंग को लेकर मैं आपसे कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल है। भाई हम चुनाव से 6 महीने पहले, भाई 21 से 30 के बीच में घोषित कर रहे हैं जी, तो मैं इसको लेकर के 17 में थोड़े आता है, 18 में थोड़े आता है। हमने तो 18 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विधानमंडल में चर्चा कराई थी। जो ये लोग आरोप कर रहे हैं, इनकी पार्टियों ने उस समय विधानमंडल का वॉकआउट किया था। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, इन सभी लोगों ने वॉकआउट कर दिया था जी। ये लोग सदन ही में नहीं आए बहस में। यानी गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, ये इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। ये लोग गरीब, हर व्यक्ति को गरीब रखना चाहते हैं जिससे वोट बैंक बना सके। उनका आरोप यह है कि एजेंडा आपका है, मेरा नहीं। ये यूएन ने हर देश के सामने दी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि देश के अंदर हर एक विधानमंडल में इस पर चर्चा हो और राज्य सरकारें गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करें। इसीलिए आपने देखो, अगर पिछले 7 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई, फोकस्ड योजनाएं थी, पीएम आवास योजना, जनधन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन की योजना, हर घर नल की योजना, उज्ज्वला योजना, या ये जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को देखें। हर योजना के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी समृद्धि का उसके पीछे का उद्देश्य है। उसको अगर आप राजनीतिक एजेंडे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है मात्र उत्तर प्रदेश की। यानी देश का कम से कम 1/6 हिस्सा जो है जनसंख्या का, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। अब जनसंख्या संबंधी इस डिबेट में और इस ड्राफ्ट पर प्रधान सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे कमाल की पार्टी है, इससे ज्यादा झूठ और जुमलेबाजी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करती है। जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन 2017 का घोषणा पत्र क्या था भारतीय जनता पार्टी का? हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हम आएंगे 70 लाख का रोजगार देंगे, यहाँ हम आएंगे, यहाँ पे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम आएंगे, यहाँ एम्स बनाएंगे। कहाँ चले गए सब? वो गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, लैपटॉप देने की बात की थी, सब हवा हवाई। आजकल एक आपने अपना जो किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जनता को, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन घोषणा पत्र में जो आपने बोला था वो अभी तक उनमें से एक काम नहीं कर पाए हो। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। अब वहीं योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति पर कांग्रेस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है और इसका हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव से जस्ट पहले इस तरह का कानून लेके आने जिसकी व्यापक पैमाने पर प्रभाव जनता पर पड़ना है। अभी कानून कहां आया, ये तो अभी नीति आई है। नीति जो है अगले 9 साल तक की है, 2021 से लेकर 2030 की। वहीं यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर वो 19% पर ध्रुवीकरण की सोच रहे हैं तो क्या बाकी 81% चुप बैठेंगे? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। अब वहीं योगी आदित्यनाथ के असदुद्दीन ओवैसी पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन ने आतंकवाद पर राजनीति करने का संस्कार बोला है योगी जी ने। देखिए, योगी जी योगी होकर के झूठ के अलावा कभी सच नहीं बोलते। अगर वो तुलना अखिलेश यादव जी से कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी का आपराधिक इतिहास देख लें और अपना आपराधिक इतिहास देख लें, जो खुद मुकदमे वापस लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 19%, जो एक तरीके से निशाना साधा कि अगर 19% लोग बोलेंगे तो 81% लोग चुप नहीं रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी अब बौखला गए हैं। योगी जी का गणित भी ठीक नहीं है। हमारे साथ सिर्फ 19% नहीं है, हमारे साथ पिछड़ा भी तो है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। हमारे साथ दलित है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। बड़े समाज में भी जो लोग नाराज हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनका प्रतिशत निकाल लीजिए। तब देखिए कि कितना प्रतिशत समाजवादी पार्टी के साथ है और कितना प्रतिशत योगी जी के साथ है। पर बात तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की हो रही थी, समाजवादी पार्टी की नहीं। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिला सिंह बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अनुराग भटोरिया भी जुड़ रहे हैं। नमस्ते आप सबको। लेकिन सबसे पहले अजीत, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ का कहना है ये तो नियम है, पॉलिसी है, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जो करना है वो करना है। जनसंख्या पर इतना बवाल क्यों है, जनसंख्या नीति पर बवाल क्यों? 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी उत्तर प्रदेश में, एक एक सीट, एक एक नौकरी के लिए, एक एक एडमिशन की सीट के लिए कम से कम 100 की लाइन लगी रहती है। और हमको पता है कि आबादी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर सबको आवाज उठानी चाहिए। यहां सब लोग बगले झांक रहे हैं, क्यों? देखिए, बिल्कुल आनंद, इसलिए बगले झांक रहे हैं, इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हो, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उनको लगता है कि जनसंख्या नीति को लेकर एक समुदाय इसका विरोध करता है और अगर हम
उस समुदाय के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये वोट बैंक कम से कम हमारा पक्का हो जाएगा, जो 19% वोट बैंक की बात हो रही है। तो लगातार इस पर उस बयान का हम जरूर जिक्र करेंगे आनंद, जिसमें मोहसिन रजा ने यह जरूर कहा था कि हम अपने समुदाय के लोगों को अब टोपी से टाई की तरफ ले जा रहे हैं, यानी अब हम उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें शिक्षा दिलाएंगे, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। तो ये जनसंख्या नीति अगर नियंत्रण होगी तो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना पाएंगे। अगर 6 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे तो वो मजदूरी करेंगे या फिर पंचर की दुकान पर रहेंगे। तो अब राजनीतिक दलों को ये लगता है कि इस मुद्दे को बीजेपी ने उठा दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी 2021 से 2030 की नीति की भी घोषणा कर दी, पुस्तक का विमोचन भी कर दिया, और क्या क्या होगा स्टेट लॉ कमीशन ने बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी है कि क्या इसमें प्रावधान होंगे। तो उसको लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या असीसुद्दीन ओवैसी हो, वो इस बात को लेकर जरूर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे, चुनावी मूड आ जाएंगे, रैलियां शुरू हो जाएंगी, तो हम लाभ ले सकते हैं एक जाति विशेष को लेकर। हालांकि ये जरूरी है, इसको लेकर एक बहस होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सदन में चर्चा करा लें। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ हो गया कि हमने अपनी नीति की घोषणा कर दी है, स्टेट लॉ कमीशन जब पूरी रिपोर्ट देगा तो उस पर आगे बात की जाएगी। लेकिन विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा आनंद। रास तो नहीं आ रहा है, लेकिन अनिला सिंह और अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनिला जी, एक बात बताइए, कौन सा विशेष समुदाय है जो सिर्फ जनसंख्या नीति पर और आबादी पर कंट्रोल नहीं करना चाहता? कौन सा घर है जो कि ये नहीं चाहता कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी हो? और टोपी जो पहने, ढंग की पहने, वो टोपी पहने या टाई पहने, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर एक उज्जवल भविष्य चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, और फिर अपने जीवन का जो एक सोशल अपलिफ्टमेंट है उसके स्तर को ऊपर बढ़ाना है, तो घर में कम लोग होने चाहिए। तो ये तो हर जाति समुदाय के लिए ये एप्लीकेबल है। एक विशेष समुदाय का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं बताती हूँ कि ऐसे 2 वर्ग कौन से हैं कि जो बिल्कुल नहीं चाहते कि देश की जो जनसंख्या है उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी लगे, यानी कि क्वालिटेटिव लाइफ, गुणवत्ता से भरी जिंदगी उनको मिले। नंबर 1, ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने 1951 में सबसे पहला ऐसा देश बनाया जो फैमिली प्लानिंग को चालू करेगा और बेटी माफ करिएगा, हम दो हमारे दो का नारा शुरू किया। और हमने देखा कि ना तो हम दो और हमारे दो हुए और ना ही फैमिली प्लानिंग कायदे से लागू हुई। देश की आबादी कहाँ 40 करोड़ थी, अब 140 से भी पार हो चुकी है। तो एक तो वो वर्ग, चाहे वो आप इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी को मान लीजिए और चाहे आप समाजवादी पार्टी, यादव जी की पार्टी को मान लीजिए, क्योंकि हमने देखा इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो सीधे सीधे सिद्ध होता है अखिलेश यादव जी बौखला कर पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। हाँ, दूसरा वर्ग ये है जो ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ की देन है और हम बिल्कुल मजबूत पक्के सिपाही हैं गजवाए हिंद के, यहाँ पर हम अपनी फौज को तैयार करेंगे और हिंदुओं का नाश करेंगे और भारत को फिर से हिंदुस्तान से का नाम हटा के इस्लामिस्तान बनाएंगे और यहाँ पे इस्लामिक राज्य स्थापित करेंगे। यही हमारा मिशन है। तो ये 2 प्रकार के ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि देश में जनसंख्या जो है क्वालिटेटिव हो। अगर ऐसा है तो फिर ये नीति अभी क्यों आ रही है? ये नीति आज से 3 साल पहले क्यों नहीं आई? सबसे पहला एजेंडा पॉपुलेशन पॉलिसी क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछना भी लाजमी है। आप मुझे बताइए अनिला जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पूछना चाहिए आनंद जी। 2017 में हम सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर हम 2018 में लाते तो सब कहते कच्ची पक्की लेकर उठाकर आ गए। कोई रिसर्च किया कि नहीं किया? उत्तर प्रदेश के बारे में जानते क्या हो? पिछले इतने सालों से तो यादव जी की पार्टी और बहन जी की पार्टी लूट खसोट रहे थे, आपको मालूम ही क्या है? तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, हम रिसर्च कर लेते हैं, बढ़िया सी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। अगर हम 18 में ले भी आते तो आप कहते 19 में चुनाव है इसलिए लेकर आ गए क्या? 20 में हम बहुत कड़े 2 कानून लेकर आए जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी की जो नेता है वो और यादव जी के पार्टी के जो नेता है वो और बहन जी सहित सबने छाती पीट कर रहे, हाय ये क्या कर दिया। सीए में जो अंदर गए जेल में, जिन्होंने प्रॉपर्टीज डैमेज करी, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों करोगे? और एंटी कन्वर्जन लो, सख्ती से लाए, सख्ती से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, 21 में हम ये अखिलेश यादव जी का एक रिएक्शन आया है, आइए आपको पहले सुनवाते हैं और फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे।
तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बम किसी की जाति मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था, प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते तो कोई निर्दोषी चपेटे में आता है और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी लाते क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग जनता के विश्वास के साथ और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जब सत्ता मिली थी तब दंगा करवाते थे, प्रदेश के संसाधनों में लूट करवाते थे, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, अपराधियों को सत्ता अपराधियों की सरपरस्त बन करके उनके सामने गिरवी रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया है और न होने दिया जाएगा। ये हम लोग प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं और इस बात को मानिए, हम लोग हैं, राज्य में हर व्यक्ति को बहुत सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। अब ये जो रिएक्शन आया योगी आदित्यनाथ का, वो क्यों आया? क्योंकि लखनऊ में जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा था, सुनिए। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। कमाल है अनुराग जी, चित में जीता पट तुम्हारे, दोनों तरफ से ढोल की बजेगी। अब प्रेशर कुकर फट जाता तो कहते कहां है लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा नहीं कर पा रहे योगी आदित्यनाथ। अब पकड़ लिया तो कहा मैं पुलिस का भरोसा नहीं कर सकता, ये आप किसको पकड़ के लेके गए हैं? ऐसे तो नहीं चलता। सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ हो सकता है? चलिए अब मैं जवाब देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप शांति से सुनेंगे। देखिए, अभी आदित्य योगीनाथ जी कह रहे थे हमें जनता की बहुत चिंता है और जनता की मैं चिंता करता हूं। इतनी चिंता जनता की करते हैं कि कोविड काल में जनता बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गई। हजारों जनता मर गई, इनफैक्ट लाखों कह लो, जिसके आंकड़े छुपाए बैठे हैं। इतनी उनको चिंता है कि पंचायती चुनाव में यहाँ चुनाव करवाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया, हुक्म पारित कर दिया तानाशाही में कि लोकतंत्र की हत्या करो और किसी भी कीमत पे पंचायत का चुनाव जीतो, चाहे महिला की आबरू लूटनी पड़े, चाहे गोला बारूद चले, चाहे पर्चे फाड़ने पड़े, चाहे अपहरण करना पड़े, हमें चुनाव चाहिए, हमें जीता हुआ चुनाव पंचायत का चाहिए। पुलिस प्रशासन को कार्यकर्ता की तरह लगा दिया, तो पुलिस प्रशासन पे यकीन कौन करेगा, आप बता दीजिएगा। तीसरी बात वो कह रहे थे हमारे लिए ओबीसी बड़े नेता हैं। बाप रे बाप, इतने बड़े नेता उनके लिए हैं। अखिलेश यादव जी उनके लिए नेता ही नहीं है। तो आप समझ रहे उनकी मानसिकता क्या है। और क्या कह रहे हैं, एक मुख्यमंत्री हो कि क्या कह रहे हैं 19% उधर है तो क्या 81% इधर है। अरे कौन कह रहा है इधर उधर? ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री यहाँ साफ डिवीजन की बात कर रहा है। सोचो, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? किसी ने कहा कि 19% किसके तरफ है, 81% किसके तरफ है? इस तरह का मुख्यमंत्री को, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें करते शोभा नहीं देता। पर उन्होंने तो अच्छा आपकी बात, अच्छा ठीक है, पूरा कर लीजिए। फिर कह रहे हैं ये जो हो रहा है ना बीजेपी के या आप सब विशेष समुदाय, किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं, अपने आप ही बातें बनाए जा रहे हैं, अपने आप ही। अरे भैया, ये कानून महाराष्ट्र में है ऑलरेडी, राजस्थान में है ऑलरेडी और कई राज्यों में है और सबने कहा इसको राष्ट्रीय, आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लेके आओ। कहां पे वहां विशेष समुदाय हल्ला मचा रहा है, जरा बता दीजिए मुझे। जानबूझ के आप विशेष समुदाय, जनसंख्या एक समस्या है, सबने माना है और सब कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या समस्या है, इसका समाधान आप करें, लेकिन अच्छा, आपने जो वादे किए तो आपकी बात क्यों नहीं करना चाहते? तो आपकी अच्छा 6 महीना सुनिए, नहीं अब आप रुकिए। आपने अपनी सारी बात कही, मैंने आपको नहीं टोका। अब मैं एक चीज आपको कहूंगा, अब आप अनुराग जी रुकिए, अनुराग जी
अनुराग जी, अनुराग जी, 4 साल तक आपने यहाँ अनुराग जी, आपने बोला था कि हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, नहीं किया। अनुराग जी रुकिए, बोला था 70 लाख लोग अनुराग जी थोड़ा सा एक अल्प विराम दीजिए, ऐसा मत करिए। देखिए अनुराग जी, आपने एम्स बनाने की अनुराग जी ऐसा मत करिए, अनुराग जी ऐसा मत करिए, यहाँ पे लोगों के आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। मुझे पता है कि आप एक चीज कहना चाहते हैं, पर थोड़ा सा अल्प विराम भी तो दीजिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप अपनी पूरी दलील रखिएगा। अनिला जी जवाब दीजिए। एक बात है अनुराग जी कि ये जो कहा था ना कि देश उत्तर प्रदेश के मुसलमान योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, ये बात ओवैसी ने कही थी और उसी पर उन्होंने प्रतिक्रिया जताई। लेकिन एक बात बताइए, आप क्यों इतना खिसिया रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ओवैसी पर जवाब दे रहे, तो समाजवादी पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? समाजवादी पार्टी को तो दोनों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं हो रही है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है। अब अनिला जी, अब एक मिनट, आपका जो आरोप है उस पर बीजेपी क्या कहती है वो तो सुने। आपका जो आरोप है उस पर बीजेपी क्या कहती है वो तो सुने। कि आप समाजवादी पार्टी का आरोप है अनिला जी कि बीजेपी जानबूझकर ये विशेष समुदाय, ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रही है, ये जानबूझकर ये माहौल बनाया जा रहा है और ये एक षड्यंत्र है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसलिए बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है, कौन मना कर रहा है? आप पॉपुलेशन की नीति लाइए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। कौन मना कर रहा है? देखिए आनंद जी, यादव जी ने पीसी करी ना, और पीसी करके उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश की एटीएस पे कोई विश्वास नहीं है, एसटीएफ पे कोई विश्वास नहीं है, यहाँ की पुलिस पे कोई विश्वास नहीं है, यहाँ के प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है, और आप आतंकवादियों को क्यों पकड़ रहे हो? मुझे तो मसीरुद्दीन पे विश्वास है, मुझे मिनाज अहमद पर विश्वास है, मुझे मौलाना जहांगीर पे विश्वास है, मुझे उमर गौतम पे विश्वास है। ये इन लोगों पर विश्वास करते हैं। ये प्रशासन, पुलिस, अखिलेश ने ये तो नहीं कहा, अखिलेश ने सिर्फ इतना कहा, रुकिए अनुराग जी रुकिए, अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी की सरकार, उनकी लाइन सिर्फ बहुत साफ थी। आप देखिए जो उन्होंने कहा उस पर आप कहिए, जो उन्होंने नहीं कहा वो तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि यूपी की एटीएस, यूपी की पुलिस और बीजेपी की सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, यही इतना ही उन्होंने कहा, उससे आगे तो नहीं कहा। वो किस लिए पीसी किया? उन्होंने इसीलिए पीसी की थी ना कि अपनी पूरी जो सिंपैथी है उसको दिखाएं, जो आतंकवादियों को पकड़ा है। हम भूल सकते हैं क्या? आनंद जी आप बताइए। देखिए नहीं, अब मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, मेरे साथ जाति कर रहे हैं। जी आप बोलिए। 2013 में अखिलेश जी ने, यादव जी ने 7 जनपदों में जो खूंखार आतंकवादी पकड़े गए थे उनसे मुकदमा वापस करने की पहल की थी कि नहीं की थी? यादव सरकार ने वाराणसी के जो संकट मोचन पे बॉम्ब विस्फोट हुए थे, जो रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब विस्फोट हुए थे, उसमें जो आतंकवादी पाए गए थे, जो जेल में थे, उनको छुड़ाने की, उनसे मुकदमा वापस लेने की पहल की थी कि नहीं की थी? तो हाईकोर्ट ने इनको डांट मारी थी। आजम खान साहब से जब पूछा गया था कि मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसका पैसा कहां से आ रहा है? उनका दाऊद इब्राहिम के पास से आ रहा है। तो ऐसा राजनीतिक दल जो लगातार जो है आतंकवादियों के साए में रहता है, उनकी मदद करता है, उनके लिए सिंपैथी रखता है, तो मैं क्यों नहीं कहूं? देखिए ये इसी समाजवादी पार्टी के नहीं अनिला जी, इसी समाजवादी पार्टी के नेता जो मुंबई में ज्यादा समय बिताते हैं, अबू आजमी ने एक बात कही। उन्होंने कहा अगर इन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अगर ये पाकिस्तानी और आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, तो 2 महीने में इनका कच्चा चिट्ठा केस को कोर्ट में खोल दीजिए और फिर इनको सजा सुनाइए, सख्त से सख्त, इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए, इनको फांसी पर टांग दीजिए, लेकिन इनके नाम पर राजनीति मत कीजिए। ये उनका आरोप था, ये उनका कहना था। अब यहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा है। इसके बाद अनुराग जी आपकी ओर आता हूं, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेबाक तरीके से न्यूज 18 पर यह बोला कि 19% अगर बोलेंगे तो 81% चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह अखिलेश यादव लगातार जाति को लेकर राजनीति करते हैं, टारगेट करते हैं, ओवैसी 19% की बात करते हैं, सीएम ने कहा कि 81% चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे ओवैसी हों, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इस चुनाव में भी 100% में से 60% हमारा है, अर्थात 60% भाजपा का वोट है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इसलिए यह जो भी
मीडिया को, सोशल मीडिया को माध्यम बना करके जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, जो दुष्प्रचार करना चाहे कर सकते हैं, उस पर तो कोई रोक लगा नहीं सकता है। लेकिन जनता में भाजपा है और भाजपा जनता से जुड़ी हुई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको यूपी पुलिस और भाजपा पर भरोसा नहीं है जब इनकाउंटर चल रहा था। तो श्री अखिलेश यादव जी को सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि यूपी पुलिस के जो लोग उनके लोग साथ सुरक्षा में लगे, सबसे पहले तो उनको अपनी सुरक्षा से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं है। तो भरोसा कैसे लेकर के चलते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे लेकर चलते हैं। एटीएफ ने 2 लोगों को पकड़ा है, कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया है। उमर अल मंडी का पाकिस्तान में बैठ के हैंडलिंग कर रहा है। एटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सर, यूपी के कई जिलों को दहलाने की कोशिश की। एटीएस को बधाई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इतना बड़ा एक तरह से खुलासा किया गया है, जिसके लिए सबको अभिनंदन करना चाहिए और पूरा प्रदेश अभिनंदन कर रहा है। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन के नाम पर हिल स्टेशन पर लोगों की बढ़ती भीड़ पर गंभीर चिंता जताई है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने माना कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार और कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेताया कि बाजारों और हिल स्टेशनों पर भीड़ कर और इस तरह से भीड़ का उमड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और एक कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। सचिन शर्मा मनाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रणवीर सिंह शिमला से और जावेद मंसूरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिमला का रुख करते हैं। सचिन, वहां पर क्या है सूरत हाल, क्या लोगों ने भीड़ जमाना? मनाली से सचिन शर्मा है, रणवीर शिमला से हमारे साथ हैं। तो रणवीर, पहले शिमला का रुख करते हैं, बताइए वहां मॉल, स्ट्रीट, बाजार में वहां पर क्या सूरत हाल है? ग्राउंड पर क्या भीड़ अभी भी जमा है? क्या दुकानदार कह रहे हैं लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें? क्या लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं? वहां तो अब बारिश भी हो रही है। जी हाँ, देखिए अभी सबसे पहले जो है तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर राजधानी शिमला में फ़िलहाल जो है बारिश हो रही है, तो ज़्यादा भीड़ जो है बाज़ारों में नहीं है, लेकिन लोग देखिए किस तरह से नज़र आ रहे हैं। जैसे कैमरा देखा अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर जो है लोगों ने, लेकिन मास्क देखिए इन्होंने ढंग से नहीं पहना है। तो ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयां कर रही है। देखिए
जो भी आपको नज़र आएगा कैमरे के सामने वो ऐसे ही आएगा। मास्क जो है सिर्फ दिखाने के लिए लटकाया गया है, जिसकी ज़रूरत होती है कि मास्क कैसे पहनना है वो नहीं पहना जाता। यहाँ पर तस्वीरें आपको और दिखाना चाहेंगे कि खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है, धुंध छाई है, यही वो तस्वीरें हैं जो सैलानियों को यहाँ पर आकर्षित कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, पिछला 1 महीना ऐसा बीता है मानो जैसे कि हमें दोबारा घूमने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो वो भी देखा जा सकता है। और देखिए आप युवतियाँ सामने से नज़र आ रही हैं, मास्क जो है इन्होंने नहीं पहना है। भीड़ जगह जगह आपको ऐसी मिलेगी और यहाँ पर लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हिमाचल के अलग अलग जगहों से, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ से ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है यहाँ पर। अभी तो देखिए मौसम खराब है तो ज़्यादा लोग आपको सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रकृति ने कहा है कि देखिए अगर आप लोग खुद नहीं संभलेंगे तो फिर बारिश होगी, इस तरह से मौसम खराब होगा और फिर आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा, आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। लेकिन ये दाढ़ी पर मास्क लगाकर घूमने वाले लोग जो हैं, इनसे समझने की ज़रूरत है कि यहाँ दाढ़ी में मास्क लगाने से क्या फ़ायदा। सचिन आपकी ओर रुख करते हैं। रणबीर धन्यवाद। सचिन एक बात बताइए, वहां मनाली में क्या है कंडीशन? कल तो बारिश थी, आज आपके पीछे काफी भीड़ दिख रही है। जी हाँ, देखिए अगर मैं मनाली की बात करूं तो मनाली में जो फिलहाल यहाँ पर बारिश का दौर थम चुका है और उसके बाद जो मौसम सुहावना हो चुका है। मैं तस्वीरें भी साथ में दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि मौसम काफी सुहावना और काफी सारे पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह जो काफी भीड़ पहले यहाँ पर देखी गई थी, जो सोशल मीडिया में फोटोज वायरल होते, अब तस्वीरें कुछ अलग है और लोग जो है यहाँ पर मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर लोग जो आप देखते हैं कि उन्होंने मास्क यहाँ पर पहने और इसके साथ ही जो प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर जो पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मनाली होटलियर्स के जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं इनकी तरफ से भी काफी ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करेंगे। सर किस तरह जागरूक कर रहे हैं होटल एसोसिएशन लोगों को यहाँ पर जो खासकर पर्यटक है? ये मनाली में जो है अब जो है लोगों ने इसका जो पालना शुरू कर दी है। जितने भी टूरिस्ट हैं बहुत संख्या में आ रहे थे, लेकिन अब जो है कम आ गए हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है। और जो इस तरह होटलियर एसोसिएशन ने भी अब अपने होटलों में सब जगह ये इन्होंने कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं कि आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, आप जो है सैनिटाइज करते रहिए। उसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने भी, जिला प्रशासन ने भी अब जो है सख्त नियम इसमें कर दिए है। होटल एसोसिएशन की तरफ से एक नई पहल भी यहाँ पे की जा रही है, जो बिना मास्क घूम रहे लोग हैं उनको जो मास्क वितरित किए जाएंगे। किस तरह की ये पहल है? ये एक बहुत अच्छी पहल है और बजाय दंडित करने के जो जितने भी सैलानी आ रहे हैं, बाई द वे कोई भूल जाता है, कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा पाता है, तो उसके लिए होटल एसोसिएशन अब कर रहा है कि जो जितने भी यहाँ पे सैलानी आएंगे उनको जो है मास्क जो है होटल एसोसिएशन की तरफ से वितरित किया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह जो मनाली जिनके पास मास्क नहीं है उनको आप मास्क दे सकते हैं, पर जिनके पास मास्क होते हुए भी मास्क ना लगाएं, ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा। ऐसे लोगों को तो दंडित करना जरूरी है। और जो दुकानदार इस बात पर पूरी तरह से आमादा नहीं होते और कहते नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को बनाए रखिए, आप दूरी रखिए, अगर आप भीड़ से आ रहे हैं तो फिर हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, कुछ ऐसे कदम सख्त आपको उठाने होंगे। हाँ, आपकी आजीविका पर बहुत बड़ा आघात हुआ है पिछले 18 महीनों में, लेकिन जान है तो ही तो जहान है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की हर वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है और कोरोना नियमों का पालन करके ही इस खतरनाक वायरस को हराया जा सकता है। कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी शक्ति लगानी है, पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे करना है। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी
मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पीएम वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री बीएचयू में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग की भी शुरुआत करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं कार्यक्रम ऐसा अटकलें लग रही थी कि शायद कल वो जाएंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 15 तारीख को जाएंगे वाराणसी। देखिए, अटकलें थी कि इस हफ्ते जाएंगे, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं हुआ था क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि नहीं की थी। अब डिटेल आ गई है, 15 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे। और मुझे लगता है कोरोना हिट करने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार वर्चुअल तरीके से नहीं, सीधे तौर पर वहां के अपने कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से जुड़ेंगे। आनंद, और 3 कार्यक्रम हैं और मुझे लगता है पूर्वांचल को ध्यान में रखते हुए, जो विधानसभा चुनाव आने वाले उसको ध्यान में रखते हुए कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, कई चीजों का ऐलान भी प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है बीएचयू में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन, और साथ ही साथ बीएचयू विंग में कई उद्घाटन है। तो मुझे लगता है पूरे पूर्वांचल का ध्यान रख रहे हैं, खासकर वाराणसी तो वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है ही जी। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो अगर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर का वार्ड अगर बीएचयू में उसका उद्घाटन हो रहा है, तो वो तीसरी लहर से पहले की तैयारी और योगी आदित्यनाथ का जो कमिटमेंट था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पीडियाट्रिक विंग होगा, यानी बच्चों के लिए, खास शिशुओं के लिए, चिकित्सा के लिए खास वार्ड, उसकी तैयारी होगी। शायद उस तरफ भी एक पहल है। अमिताभ, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। बात फिर से उसी प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई थी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, वहीं नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने पर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जैसे उपायों पर जोर देना चाहिए। अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। और अभी हेमंता जी बता रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का रास्ता चुना। 6000 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सकती है। उस माइक्रो कंटेनमेंट के जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते भाई कैसे गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे अच्छा हुआ। इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। पीएम ने माइक्रो कंटेनमेंट पे जोर दिया और यहां दिल्ली में कंप्लायंस पर जोर दिया जा रहा है। जावेद मंसूरी से बात करते हैं। जावेद, कल तो 10 जनपद अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया था, आज कौन से बाजार पे आप खड़े हैं? आज किसकी बारी है, या लोग अब थोड़ा कंप्लायंस पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में है और आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते इस बाजार को 2 दिन के लिए बंद किया गया था क्योंकि यहाँ कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो दुकानों के बाहर नजर नहीं आते हैं, जो बिना मास्क के हमें दिखाई देते हैं। देखिए, इस दुकान पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ देखिए 3
पर मास्क नहीं है। मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? ऐसे ही देखिए ये इसी तरह की तस्वीरें और कोशिश की जा रही है मार्केट एसोसिएशन नियमों का पालन कराएं। सर अभी भी मार्केट में मास्क नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है और आपने लिखित में भी दिया था कि इन नियमों का पालन होगा। किस तरह से आप ये पालन करवा रहे हैं? प्रशासन ने जो बोला था मेन देखना है शॉप के अंदर जो कस्टमर बिना पहने अंदर नहीं आने देंगे, सैनिटाइजर वगैरह करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। जो मेन बाहर रोड पे हैं वो प्रशासन की जिम्मेवारी है कि लोगों को देखे। हम बाहर शॉप से तो निकल नहीं सकते उनको देखने के लिए, किसने मास्क नहीं पहना, किसने नहीं पहना है। मेन हमारे ये जो अच्छा हुआ मार्केट के लिए, यहाँ पटरी और हाकस बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा। जिसके कारण भीड़ आती थी यहाँ पे। अब खाली अच्छे कस्टमर जो आएगा वही नजर आएगा। मेन तो अभी भीड़ पे कंट्रोल हुआ है सर क्या? और जो सड़क पर चलने वाली भीड़ है, हम देख रहे हैं दिल्ली में कुछ दुकानदार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि सड़क पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दुकान के भीतर तो हम पालन करा सकते हैं। बहुत कम है, बहुत पहले से कम है और शॉप के अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं देते। अच्छा। तो अभी जावेद जो आपने देखा वहां पर जो 3 लोग खड़े थे वो किसकी जिम्मेदारी है? अभी मैं इस दुकान पर दिखा रहा था, यहाँ पर तो 3 जावेद का वीडियो फीड वहाँ से आएगा। वो जैसे लाजपत नगर के मार्केट में है जहाँ पर वहाँ के जो दुकानदार एसोसिएशन है उनका कहना है जो दुकान पे आएगा उसकी जिम्मेदारी, हमारी सड़क पे जो है उसकी जिम्मेदारी हम कैसे लें। पर जो 3 महिलाएं वहाँ थीं वो तो किसी दुकान के सामने ही खड़ी थीं, तो वो दुकानदार कौन है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? कंप्लायंस जो है इस पर आप किसी भी तरीके से आप कोताही नहीं बरत सकते। फिर से हम जावेद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनका फीड अगर थ्रू हो गया तो फिर और अर्पिता भी हम जावेद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अखाड़ा में हमारे पास समय ख़त्म हो चुका है, आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। अर्पिता के साथ बने रहिए।